हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी 2026 की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके 2026 बैच के लिए लॉन्च हो चुका है। इसमें आपके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू तीनों की कवरेज एक ही जगह पर हो जाएगी। इस कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है। इसके साथ साथ एक फ्री पीडीएफ भी बिगनर टू बैंकर कोर्स के मेंटर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको पूरा रोड मैप देंगे कि आपको कैसे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी शुरू करनी है। इसमें आपका सिलेबस, आपको क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, आपको कैसे क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, ये आपके लिए पूरा स्टार्टर किट के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सबसे पहले न्यूज़ है, इसरो एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली लॉन्च CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3 का नाम GSAT-7R भी रखा गया है और ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेगी बाय इंडियन नेवी। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ हुआ? LV-M3M5, जो जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, निकनेम है इस लॉन्च व्हीकल का। और इसकी बहुत हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी है। ये बहुत जिनका पेलोड या वेट ज़्यादा होता है उन सैटेलाइट्स को पहुंचाता है ऑर्बिट्स में। एंड वेट क्या है आपकी सैटेलाइट का? वो है 4410 kg। ये हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट आज तक जो इंडिया से लॉन्च की गई है वो है। ऑर्बिट किस में से लॉन्च किया गया है? जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया गया है। तो ये आपकी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट या GTO क्या है? ये एक एलिप्टिकल आपकी शेप की ऑर्बिट रहती है और इस ऑर्बिट को बेसिकली यूज़ किया जाता है कि देखो आपके जो लॉन्च व्हीकल्स हैं ना, वो किसी सैटेलाइट को, इतनी हैवी सैटेलाइट है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देते हैं। देन उस सैटेलाइट का खुद का प्रोपल्शन, खुद की पावर से वो अपने आप को हायर ऑर्बिट में लेकर जाती है, जो कि आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट मोस्टली आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही जाती हैं। देन इसकी प्राइमरी यूज़र इंडियन नेवी रहेगा और बेसिकली क्या है उनकी, देखिए, कम्युनिकेशंस, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इस सब के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ये इंडियन ओशन रीजन का सारा कम्युनिकेशन का उनका ध्यान रखेगी। इसमें पेलोड्स क्या क्या डाले गए हैं? तो इसमें एक्सटेंडेड सी, KU बैंड्स, ये सब डाले गए हैं। एंड मिशन इसका 15 साल की इसकी लाइफ बताई जा रही है। इम्पॉर्टेंस क्या रहेगी कि देखिए, ऑब्वियसली नेवी को हम लोग वो बेटर अपने कम्युनिकेशन अचीव कर पाएंगी और ये इंडिजीनियसली भेजी गई है। देखिए, उससे पहले क्या है, हम दूसरे कंट्रीज़ के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं। अब ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे कदम हैं। तो इसरो के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो वो इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है, जिसे 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले इनकोस्पार होती थी, उसके एक तरह से सक्सेसर है इसरो। एंड इसका मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसरो का क्या क्या काम है? ऑब्वियसली देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना नेशनल बेनिफिट के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस भेजना, सैटेलाइट्स को डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मीट्रोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन, हर चीज़ के लिए। और इवन कि आपके लॉन्च व्हीकल्स तक डेवलप और मैन्युफैक्चर करता है इसरो। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आपका काम करते हैं और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। इनके आज तक अचीवमेंट्स देखिए, फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की थी वो इसरो ने वो 1975 में की थी, जिसका नाम था आर्यभट्टा। इसके साथ साथ देखो, लॉन्च व्हीकल्स हमारे PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV, ये सब भी इन्होंने बनाए हैं। चंद्रयान 1 मिशन आपका 2008 में, उसके बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से फेमसली जाना जाता है, 2013 में, वो भी इन्होंने किया। इसके साथ साथ 2023 में आपका चंद्रयान 3 मिशन भी, जिसमें उन्होंने मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की और इंडिया पहली कंट्री बनी जिन्होंने ये आपका अचीव किया। और इवन कि हम लोग आदित्य L1 मिशन भी भेज चुके हैं, जो कि फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की। अभी जो इसके करंट चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर V नारायण जी, और ये एक रिनाउंड रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन एक्सपर्ट हैं। इससे पहले ये डायरेक्टर थे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन जी। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है रोहन बोपन्ना को ऑन हिज इलस्ट्रस ट्रेंडिस करियर।
तो जो रोहन बोपन्ना है उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन टेनिस भी कहा जाता है। उनके देखिए बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, तो हम उनके रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। अभी ATP टूर पे थे। उनका ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 वो बने हैं मेंस डबल में, फर्स्ट टाइम अपने करियर में 43 की एज में। उसके साथ साथ वो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम चैम्पियन भी बने हैं। मेंस डबल ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिला है उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में, वो भी 43 की एज में। एंड ओल्डेस्ट मास्टर्स 1000 चैम्पियन भी वो बने हैं, और ये भी उन्हें 44 की एज में मिला है। ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जो आज तक उन्हें मिल चुके हैं, वो मेंस डबल 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके हैं, उनके पार्टनर थे मैथ्यू एबडेन। और मिक्स डबल 2017 फ्रेंच ओपन भी वो जीत चुके हैं अपने पार्टनर गैब्रिएला डेब्रोस्वी के साथ। देन और क्या मेजर अचीवमेंट्स हैं उनकी, ATP आपके जो टूर टाइटल्स हैं, आज तक वो 26 डबल टाइटल्स जीत चुके हैं। मास्टर्स 1000 टाइटल 6 टाइम वो जीत चुके हैं। एशियन गेम्स में उन्हें 2018 में गोल्ड मेडल मिला था मेंस डबल में, गोल्ड मेडल मिक्स डबल में 2023 में मिला था। इसके साथ साथ वो डेडिकेटेड मेंबर हैं ऑफ इंडियन डेविस कप टीम सिंस हिज डेब्यूट इन 2002। तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत उन्होंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की गई हैं, तभी उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन टेनिस भी कहा जाता है, एंड एट द एज ऑफ 40+। Next is Prime Minister congratulates young athletes for historic performance at Asian Youth Games 2025। तो ये गेम्स आपकी थर्ड इसका आपका सेशन था, और ये मनामा बहरीन में हुई है अक्टूबर 22 से अक्टूबर 31 तक। इंडिया के मेडल टैली क्या है, 48 मेडल्स हमें टोटल मिले हैं। एंड इससे पहले देखिए बहुत हमने इंक्रीज़ किया है, इससे पहले 2009 में 11 मिले थे, 2013 में 14 मिले थे, तो अब थर्ड एडिशन में हमें 48 आए हैं। इंक्रीज़ देखो, जिसमें से गोल्ड 13 हैं, सिल्वर 18 हैं और ब्रॉन्ज 17 हैं। और कंट्री रैंकिंग्स में इंडिया 6th आया है। यहाँ देखिए ऑब्वियसली हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, पर अभी भी बहुत हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एंड फर्स्ट रैंक चाइना का रहा है, सेकंड उज़्बेकिस्तान का, थर्ड कज़ाकिस्तान का। इसके साथ साथ प्रीतिमिता भोई हैं, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लिया है और वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड भी सेट किया है इन गर्ल्स 44 kg क्लीन एंड जर्क इवेंट में। एंड एशियन यूथ गेम्स हैं, ये क्वालिफिकेशन इवेंट भी होता है आपका 2026 यूथ ओलंपिक्स के लिए, जो दकार सेनेगल में होने वाला है। देन नेक्स्ट इज नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो इस मिशन के बारे में हम देख लेते हैं। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें ऑब्वियसली जिसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनेंसेस के लिए सिर्फ सेंटर देखेगा, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें स्टेट और सेंटर मिलके देखते हैं, फाइनेंसेस सेंटर दोनों देंगे, स्टेट और सेंटर मिलकर, एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट देखता है। तो ये आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का ही पार्ट था, एंड इसका बेसिकली स्वीट रेवोल्यूशन लाना एम है। देखो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ऐसे ही आपके गोल्डन रेवोल्यूशन आया, अब हम स्वीट रेवोल्यूशन भी लाना चाहते हैं। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर देख रही है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी नेशनल बी बोर्ड। हम क्या चाहते हैं, अंडर दिस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग फॉर हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बी कीपिंग सेक्टर, और 500 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव हुए थे इनिशियली 3 years के लिए, अभी सब्सिक्वेंटली एक्सटेंड हुआ है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्वियसली देखिए पूरे सेक्टर का हॉलिस्टिक ग्रोथ, लाइवलीहुड सपोर्ट देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इनकम बढ़ाना। देखो ये तो ना हर आप स्कीम देखोगे एग्रीकल्चर रिलेटेड में कि डबलिंग द इनकम ऑफ पीपल एसोसिएटेड इन दैट सेक्टर। देन इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो उसके लिए तो डेवलप करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, लैब्स, डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब्स बनाई जा रही हैं, एंड बी कीपिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। क्वालिटी एंड ट्रेसेबिलिटी पर भी ध्यान किया जा रहा है। देखो वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लैब्स बनाई जा रही हैं, इवन की मधु क्रांति पोर्टल भी बनाया गया है, जिससे हनी, देखो जब हनी की ना क्वालिटी अच्छी होगी, एक्सपोर्ट भी होगा, आप ही की इनकम बढ़ेगी एज अ कंट्री। टेक्नोलॉजी और स्किल का भी यूज़ इसमें किया जा रहा है, इवन की पॉलिनेशन के लिए भी सपोर्ट किया जा रहा है आपकी अच्छी, क्योंकि देखो पॉलिनेशन क्या है, क्रॉप्स अच्छी होनी चाहिए, उसी पे पॉलिनेशन बीज जाके करेंगी, तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी दी जा रही है। तो आपके नेशनल बी एंड हनी मिशन के अंदर 3 मिनी मिशंस आते हैं, सब मिशंस आते हैं।
फर्स्ट जो है वो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट रिलेटेड है, ऑब्वियसली उसमें पॉलिनेशन का सपोर्ट दिया जा रहा है। देन जो सेकंड है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, उसका वैल्यू एडिशन, हर चीज़ इसमें आती है। देन थर्ड जो है वो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जनरेशन से है, जिसमें R&D की जा रही है नई टेक्नोलॉजीज़ में, रीजनल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, के बी स्टॉक कैसे डेवलप करना है, इन सब चीज़ों पर, उनके डिजीज़ कैसे मैनेज करनी है। अभी तक अचीवमेंट्स क्या हैं हमारी, देखिए आफ्टर दिस मिशन हमारे हनी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़े हैं, हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए हैं ऑफ नेशनल हनी ग्लोबली। 2020 में हम 9 थे, अब हम सेकंड हैं। प्रोडक्शन जो है वो आपकी 1.4 लाख मीट्रिक टन्स रही है 2024 में। वर्ल्ड क्लास हम लोग देखो हनी टेस्टिंग लैब्स भी लेकर आए हैं, क्वालिटी भी हम बेटर करें, तभी तो देखो एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं। इसके साथ साथ मधु क्रांति पोर्टल भी बनाया गया है, जिसपे बी कीपर्स और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ने रजिस्टर किया है, और उससे क्या है पूरा सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी आती है। देन नेक्स्ट है इंडिया वन ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो बहुत ही हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि 13th एडिशन हमने जीता है। इसे को होस्ट किया था इंडिया और श्रीलंका ने, और जो आपका फाइनल मैच हुआ है वो हुआ है DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, और वहाँ पर साउथ अफ्रीका को 52 रन से हरा के इंडिया ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। देन नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक साइंस MOU विद EPFO। तो ये पार्टनरशिप क्यों की गई है, जो अभी आपके पेंशनर्स हैं ना EPFO से एसोसिएटेड, उनके लिए कि वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट्स देखो नवंबर से ना स्टार्ट हो जाता है, आपको एनुअली सबमिट करवाने होते हैं, तो इसके लिए कि उनको ना आना पड़े। देखो इतने जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग कैसे चल के आ पाएंगे उनके ऑफिसेज तक, तो इसलिए उनको डोर स्टेप सर्विस दी जाएगी। वो अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक जाएंगे एंड वो जाकर घर पर ही उनकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके उनको घर पे ही उनका एक तरह से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डॉक्टर मनसुख मंदाविया टू लीड इंडियन डेलीगेशन टू सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इन दोहा। तो थीम क्या है आपकी इस समिट की, पुटिंग पीपल एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड अ रिन्यूड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये थीम बेसिकली आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, आपका फर्स्ट वर्ल्ड समिट हुआ था सोशल डेवलपमेंट में जो कोपेनहेगन में 1995 में, तो यानी कि देखो फर्स्ट तब हुआ, अब ये सेकंड हो रहा है, उसी की थी जो कमिटमेंट्स की गई थी उसी को अब हम रिविजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नीति आयोग अनवील्स री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जो नीति आयोग के पेपर्स होते हैं ना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपको ना आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हम पेपर में ये आंसर्स भी डाल सकते हैं। तो उन्होंने एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या कहा है कि कैसे हम लोग इसको बढ़ावा दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं उन गेम चेंजर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इससे हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं बेटर, क्रॉप यील्ड की एस्टिमेशन कर सकते हैं, पेस्ट या डिजीज़ डिटेक्शन कर सकते हैं। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ कर सकते हैं आप, सेंसर्स लगाओ जिससे आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सको सॉइल हेल्थ की, मॉइस्चर लेवल और क्रॉप कंडीशंस की। ड्रोन्स और रिमोट सेंसिंग को यूज़ करो, देखो इससे क्या होगा कि प्रिसीशन एग्रीकल्चर कर सकते हो, आपको ये पता चल जाएगा ड्रोन से क्या आप फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकते हो, बिल्कुल आप देख सकते हो कि हाँ सही मात्रा में किया गया है और हर जगह वो गया है, ये नहीं कि एक ही पॉइंट पे ज़्यादा हो गया और नेक्स्ट पॉइंट पे हुआ ही नहीं। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हो, इससे क्या है कि आप ट्रेस कर सकते हो सप्लाई चेन में कि पूरा सप्लाई चेन में कहाँ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इससे फूड सेफ्टी भी रहेगी और फार्मर्स को फेयर प्राइजेस भी मिलेंगे, क्योंकि जब ये देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता बाहर से, और उससे वो ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगी। देन बायोटेक्नोलॉजी, ये तो देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट और हायर यील्ड सीड वैरायटीज़ बना सकते हैं। देन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में, क्योंकि देखो ये हमने जो सारी टेक्नोलॉजीज़ की बात की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें कौन करेंगे, गवर्नमेंट बॉडीज़ ही करेंगे। देन प्राइवेट सेक्टर और एग्री टेक स्टार्टअप्स को भी हमें बढ़ावा देना, जैसे वो इनोवेशन करें, जैसे कि बायोटेक के थ्रू आपको क्लाइमेट रेजिलिएंट या हायर यील्ड सीड वेराइटीज़ निकालनी है, तो
उसके लिए आप प्राइवेट सेक्टर या एग्री टेक स्टार्टअप्स को बिल्कुल आगे बढ़ावा दे सकते हो। देन एकेडमिक्स या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी वो क्या है, वो वही तो पढ़ा के स्किल्ड वर्कफोर्स बनाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। देन आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये फैसिलिटेट करेंगे कलेक्टिव अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो फार्मर्स को आपने निकाल दी, लेकिन अगर उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं की क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है, तो उसका भी क्या फ़ायदा। इससे आउटकम्स क्या आपके रहेंगे, फार्म प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होगा और मार्केट लिंकेजेस भी बेटर होंगे। देखो ये फुल फ्लेज आंसर है, अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए आता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या उसमें यूज़ हो सकता है, बहुत अच्छा ये आंसर आपको फुल फ्लेज ही प्रोवाइड किया हुआ है। देन नेक्स्ट इज सस्टेनिंग लाइफ सेलिब्रेटिंग नेचर इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपके क्या होते हैं, बेसिकली ना एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इन एरियाज़ में ये नहीं होता कि बिल्कुल ही कोई जा नहीं सकता, इसमें ना जोन्स बनाई जाती हैं। कुछ जोन्स होती हैं जिसमें एंटरटेनमेंट अलाउड होता है, कुछ जोन्स होती है बिल्कुल ही कोई भी नहीं जा सकता। तो हर जो रिजर्व होता है वो 3 जोन्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले है कोर एरिया, ये सबसे प्रोटेक्टेड जोन होती है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप इकोसिस्टम को बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना होता है, इसलिए यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होती। देन आपकी बफर जोन होती है, ये कोर एरिया के बाहर वाली अब जोन होती है। इस जोन में आपकी एक्टिविटीज़ वो अलाउड होती है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब ना करे, जैसे कि आप रिसर्च कर सकते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन दे सकते हैं, या इको टूरिज़्म अलाउड होता है। देन ट्रांजिशन एरिया होता है, अब ये बफर जोन के भी बाहर वाली आपकी एरिया हो जाता है, आउटर मोस्ट पार्ट हो जाता है रिजर्व का, जहाँ पे आप सोशो कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर आकर जैसे कि एंटरटेनमेंट पर्पजेज से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इंडिया में अभी तक देखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारी कंट्री में, और ये इतनी डाइवर्स है ना, इतना ज़्यादा टोपोग्राफीज अलग हैं, जोग्राफीज अलग हैं, जैसे कि नंदा देवी के कोल्ड डेजर्ट से लेकर वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज, और आपके सुंदरबन के मैनग्रोव फॉरेस्ट भी आते हैं। अब जो 18 रिजर्व्स हमारे ऑफिशियल है ना इंडिया के, उसमें से 12 जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो वो 12 कौन से हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो है आपका नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमरही, सिंपलीपाल, ग्रेट निकोबार, अच्छनाकर एंड अमरकंटक एंड अगस्त्यमलई, कंचनजंगा एंड पन्ना। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए जैसे कि हम ये बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं, इससे देखो जो कोर एरिया है उसमें बिल्कुल कंजर्वेशन रहेगी। अगर वहाँ पे भी इंटरफेरेंस होगी ना, फिर तो वो स्पीशीज़ शायद बच ही नहीं पाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी धीरे धीरे, इंक्रोचमेंट शुरू हो जाएगी। देन लाइवलीहुड सपोर्ट को भी देखो ध्यान में रखा गया, आपकी जैसे बफर जोन्स हैं, तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जिनका लाइवलीहुड ही इन जगहों पे निर्भर है, तो देखो कोर एरिया बनाया लेकिन उनको भी ध्यान में रखा है, इसलिए बफर जोन बनाई गई। कल्चर को भी प्रिजर्व करना ज़रूरी है बहुत। देखो जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ होती हैं ना, उनका डीप रूटेड ट्रेडिशंस और नॉलेज आती है उनको इसी एनवायरनमेंट से, उनको जो ये पेड़ पौधे होते हैं ना वो इसी से सीख के इन्हीं के साथ रह के पले बड़े होते हैं, तो उनके लिए तो उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। देन क्लाइमेट चेंज भी अगर है उसके बारे में भी रिसर्च, तभी देखो एजुकेशन पर्पजेज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो NFRA है, उन्होंने पब्लिश किया है ऑडिट प्रैक्टिस टूल किट टू एनहांस ऑडिट क्वालिटी इन इंडिया। तो NFRA के बारे में यहाँ हम देख लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर है हमारी कंट्री के, और ये 2018 में बनाया गया था अंडर सेक्शन 130 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या है देखो, बहुत ना अगर मेजर कोई लेवल पे आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्कैंडल होता है, जैसे सत्यम स्कैम है, तो इन सब स्कैम्स के बाद ना एक नीड उभर के आई कि हमारा ना एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए ऑडिटिंग प्रोफेशन को, जो ओवरसी करे कि कोई इसमें घपलेबाजी स्कैम्स तो नहीं हो रही है। इसके जो अभी करंट चेयरपर्सन है वो है श्री नितिन गुप्ता जी। और क्या पावर्स रहती हैं NFRA की, तो ये ऑडिटिंग प्रोफेशन से जितने भी लोग हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडिया के, देखो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI देगा, लेकिन उसको ओवरसी करने का काम NFRA का है। तो ये रिकमेंड करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्मुलेशन के टाइम, देन मॉनिटर और इन्फोर्स करते हैं कंप्लायंस के उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है बाय ऑडिटर्स एंड कंपनीज और नॉट।
ऑडिट क्वालिटी पर भी ये ध्यान रखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उन पर इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट करते हैं, और अगर इन्वेस्टिगेशन पर पाया जाता है कि हाँ मिसकंडक्ट किया गया है तो उन पर ये पेनल्टीज़ भी लगा सकते हैं, मॉनेटरी पेनल्टीज़ भी, और इवन कि ऑडिटर्स को डिबार भी कर सकते हैं कि नहीं आप ऑडिट नहीं कर सकते फॉर अप टू 10 years. Next is Prime Minister shares an article on how India's mission life is reviving time-honored conservation practices. तो चलिए मिशन लाइफ देख लेते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट रिलेटेड भी आपका पूरा एक टॉपिक है इस ESI के पेपर में। मिशन लाइफ आपका फुल फॉर्म क्या है इसकी? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, क्या क्या एट इंडिविजुअल लेवल हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल भी आ गया, कम्युनिटीज़ भी आ गई, एंड नेशन एज अ होल भी आ गया। देखो बहुत सिंपल सी सोच है, पर अगर पूरे इतनी बड़ी जनता, बिलियंस ऑफ पीपल विल अडॉप्ट दिस थिंग, तो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता, तो फिर जब सब लोग मिलके करेंगे, हर कोई एक एक जना अडॉप्ट करेगा, तो एक्चुअली में उस चीज़ का इम्पैक्ट आता है। 3 पिलर्स क्या हैं मिशन लाइफ के? कि आप चेंज करो अपने डिमांड में, प्रो प्लैनेट मतलब लोग बने। देखो जब हम लोग डिमांड ही अपनी ज़्यादा नहीं करेंगे और हम लोग एक्चुअली में एक सिंपल सा अपना लिविंग स्टैंडर्ड रखेंगे, अपनी डेली ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी लाएंगे, जैसे कि मानो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पानी बचाते हैं कि नहीं मेरे को टैप चलते नहीं देनी है, वेस्ट रिड्यूस करते हैं, रीयूज़ करते हैं चीज़ों को, तो उससे क्या होगा? डिमांड आपका कम होगी। देन सप्लाई में भी चेंज करना है। वो कैसे? देखो जब अगर डिमांड हमने ऊपर देखा कि आप कम करोगे और इसके साथ साथ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाओगे। अगर मैं कहती हूँ नहीं मुझे तो ऐसी चीज़ें चाहिए, मेरे को पॉली बैग नहीं यूज़ करना, मुझे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन्हीं चीज़ों को सप्लाई करेगी, उन्हीं चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगी। एंड पॉलिसी में भी चेंजेस देखो करनी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को चेंज करे। और देखो एट द एंड जितने भी आपके एनवायरमेंटल एक्ट्स होते हैं इनमें भी ये सब चेंजेस लाने ज़रूरी हैं, जिससे पॉल्यूशन आपका कम हो, इन सब चीज़ों में इफ़ेक्ट आए। इसके लिए क्या है? ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बेसिकली रिवाइव किया जा रहा है। जैसे कि नेचर को देखो, जो हमारे पुराने थे ना लोग या बड़े बुजुर्ग, नेचर को एक्चुअली में रिस्पेक्ट करते थे, वो मानते थे इसी, और देखो बने भी हम इसी से ही हैं कि हमें इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, हमें इसके साथ मिलके रहना है। देन रेड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। देखो ये टर्म तो एनवायरनमेंट स्टडीज़ जो स्कूल में होता था, मॉरल साइंस में भी इतना पढ़ाया जाता था। कम यूज़ करो, रेड्यूस करो अपने कंजप्शन को, रीयूज़ करो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई फेंक दो, जैसे कंटेनर्स होते हैं उनको रीयूज़ करो, रिसाइकल भी करो। वाटर को भी कंजर्व करो। देखो ये तो बहुत ज़रूरी है, हमें वाटर बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब पानी नहीं होता है ना तब पता चलता है कि एक अगर थोड़ी देर भी प्यास लगी है ना और पानी ना मिले तो पता चलता है पानी की वैल्यू क्या है। इसके साथ साथ अपना भी ध्यान रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल्स करो, योगा करो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। Next is Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah ji congratulates Amul and IFFCO for occupying the first 2 ranks among the top 10 cooperatives in the world. तो रैंकिंग जो है ये 11th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट में दी गई है, और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आपकी पब्लिश करती है। तो इफ़को जो है यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, उनको फर्स्ट रैंक मिला है अमंग टॉप 300 कॉपरेटिव्स इन दी वर्ल्ड। एंड अमूल जो है, जो कि आपका गुजरात का कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, उसको नंबर 2 रैंक मिला है इसी कैटेगरी में। द नेक्स्ट न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट साइंड MOU विद फिजिक्स वाला फाउंडेशन टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोचिंग to SC, OBC and beneficiaries of PM Cares Children Scheme. नेक्स्ट इज CDOT साइंस MOU विद IIT गांधीनगर। तो उन्होंने ये साइन किया है और इसके बाद एकेडमिक CDOT रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा IIT गांधीनगर में। नेक्स्ट इज लोगो डिज़ाइन कॉम्पिटिशन फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स इज लॉन्च्ड। तो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या है ये हम देख लेते हैं।
तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने आपका ये कंपटीशन लॉन्च किया था और बेसिकली हम लोग कंज्यूमर्स को एम्पावर करना चाहते हैं उनके राइट टू रिपेयर्स को। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स आपका क्या है, ये एक रेटिंग सिस्टम होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को स्कोर करता है कि उसको रिपेयर करना या करवाना कितना आसान है। ये जो स्कोर है यूजुअली आपके प्रोडक्ट पैकेजिंग में या फिर उसकी ऑनलाइन लिस्टिंग में मेंशन्ड होता है। जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग होती है ना, स्टार्स कितने हैं, उसी की तरह ये इंडेक्स आपका रहता है। एंड ये कैसे काम करता है, इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। जैसे कि सबसे पहला है उसकी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कितनी आसान है, आपको कितनी आसानी से मिलती है। देन डिसअसेंबली यानी कि उसको आप अलग कितने ईज से कर सकते हो, और जो टूल्स यूज़ होंगे जैसे कि आपके घर में अगर स्क्रू ड्राइवर है सिंपल सा, उसी से मैं उसको खोल सकती हूँ, या फिर कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्लूड हैं तो वो उसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इजीली या नहीं। जैसे हम कहते हैं ना फेविक्विक से चिपका लो ये ठीक हो जाएगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिपेयर मैनुअल्स के, अगर उसको रिपेयर करना है तो कितना आपको मैनुअल्स दिए गए हैं, आप खुद घर पे बैठे कर सकते हो या फिर मुझे बाहर जाकर, क्योंकि होता है ना कि बाहर जाके क्यों हम लोग खर्चा करें, क्या घर पे ही मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। देन जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनका भी कॉस्ट क्या रहता है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे नई ही चीज़ लेनी सस्ती पड़ेगी देन मैं उसके स्पेयर पार्ट्स चेंज करवाऊँ। अभी इसका बेनिफिट्स क्या रहते हैं, आप इससे इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकते हो कि आपको अगर लगे नाना इसके तो स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे हैं, तो आप ऑब्वियसली अगर आपको लगेगा कि आपके पास वो चीज़ आपको कल को खर्चा करना पड़ सकता है अगर ये चीज़ ख़राब होती है, तभी देखा हम लोग वारंटी लेते हैं, गारंटी लेते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए लेते हैं। देन कॉस्ट सेविंग्स भी रहेंगी इससे कंज्यूमर्स की। ई वेस्ट आपका कम होगा क्योंकि चीज़ें जल्दी जल्दी ख़राब होगी, आप जल्दी जल्दी फेंकोगे। एंड सस्टेनेबिलिटी को भी ये प्रमोट करता है। Then next is Prime Minister Shri Narendra Modi ji to inaugurate the year-long commemoration of 150 years of national song Vande Mataram on 7th November 2025। तो देखो 150 साल हो गए हैं हमारे नेशनल सॉन्ग को। तो जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसका मतलब होता है आई प्रेज यू मदर। ये एक पोएम थी जिसमें इंडिया को मदर गॉडेस माना गया है। एंड देखिए ये ऑब्वियसली हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। कब ये अडॉप्ट किया गया था एज आर नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे जनवरी 24, 1950 को अडॉप्ट किया था। एंड जो फ्रेज़ है वंदे मातरम, वो बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो इसको गाते थे कि हाँ हमारी माँ तुझे सलाम। एंड ये जो है ये फर्स्ट सॉन्ग है जो कि आपकी 1896 जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें भी इसे गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ये जो पोएम है इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है और जो इसका ट्यून दिया है वो दिया है जादूनाथ भट्टाचार्य जी ने। चलिए राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में भी हम देख लेते हैं। वो एक रिनाउंड बंगाली राइटर, पोएट और जर्नलिस्ट थे और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नावल भी कहा जाता है। उनका जन्म 1838 में हुआ था। जो अब वेस्ट बंगाल रीजन है, बंगाल प्रेसिडेंसी था उस टाइम वहाँ पर, और उन्होंने ही वंदे मातरम पोएम को लिखा था। एंड ये उन्होंने 1875 में लिखी थी, तभी इस साल उसको आपके 150 साल पूरे हो रहे हैं। एंड इसके बाद बल्कि ये पोएम को बंगाली नॉवेल आनंद मठ में भी इंक्लूड किया गया था 1882 में। नेक्स्ट इज मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने इंडिया का एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस अनवील की हैं अंडर इंडिया एआई मिशन टू एंश्योर सेफ, इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबल एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस सेक्टर्स। देखो एआई के बेनिफिट्स हैं तो हमें पता है ये डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आपकी वीडियोस आपके कुछ भी मॉफ्ट हो जाता है, लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। गाइडलाइंस क्या हैं, 7 कोर प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। इसमें सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी को ध्यान में रखा गया है कि एआई सिस्टम्स जो हैं वो सिक्योर हों और किसी को भी कोई अनफॉर्सिन हार्म ना करें। इंक्लूसिविटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, बिल्कुल आपको डेवलप करते हुए ध्यान रखना है वो फेयर हों, एक्सेसिबल हों
और कोई भी सोसाइटल बायसेस को उल्टा बढ़ावा ना दे दें। प्रिवेसी तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल प्रिवेसी को आपको बनाए रखना है और सिक्योर भी होने चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें से जो डेटा है वो सारा लीक हो रहा है या फिर कहीं वो बाहर आप बेच रहे हो किसी कंपनीज़ को। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब लोगों को वो समझ आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि वो डिसीजन ले पाए कि मुझे सच में ये एआई सिस्टम को यूज़ करना है या नहीं करना है। वो कब ले पाओगे? जब आप उसे समझोगे। आपको पता होना चाहिए आपका क्या क्या डेटा लिया जाएगा, आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और वो किस किस से शेयर की जा सकती है। देन अकाउंटेबिलिटी, तो एआई सिस्टम्स जो हैं, जो भी उन्हें डेवलप करेंगे वो फुली अकाउंटेबल रहेंगे, उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर कुछ भी आपका ख़राब होता है। देन पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ अलाइन करना है एआई डेवलपमेंट को, तो वो होता है ना, मॉरल साइंस की वैल्यूज़ आपको इनमें भी डालनी है। देन एथिकल कंसीडरेशन, यानी कि एथिकल प्रिंसिपल्स आपको पूरे जो एआई सिस्टम का लाइफ साइकिल है उसमें उसके साथ इंटीग्रेट करने हैं। देन इंडिया एआई मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है जिसका टोटल आउटले है 10,372 करोड़ रुपीज़ 5 ईयर्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसके बहुत पिलर्स हैं जैसे कि इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, जिसमें हम लोग ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोगों ने बनाए हैं एंड हम लोग पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। देन इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर भी इसके अंदर बनाया गया है। इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, ये सब आपके पार्ट है इंडिया एआई मिशन के। Then next is Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji gives 3 path-breaking innovations, QCIP यानी कि India Own Quantum Security Chip, 25 qubit QPU यानी कि India's first quantum computing chip, powering the future of computation and CAR T cell therapy, कैंसर ट्रीटमेंट में एक नई थेरेपी है। ये सब कुछ हमारी इंडिया ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है। तो सबसे पहले क्यूसिप यानी कि इंडियाज़ ओन क्वांटम सिक्योरिटी चिप, इसका फुल फॉर्म है क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म। तो ये चिप है जो ये अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। बेसिकली इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके इसे बनाया गया है। इसमें डेटा बिल्कुल एनक्रिप्ट हो जाएगा, बहुत सिक्योर रहेगा और ये पावरफुल कंप्यूटर्स में लगाई जाएगी जिससे वो हैक ना हो सके, क्योंकि देखो साइबर थ्रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, हैकिंग हो जाती है सिस्टम्स की, उसके लिए ये बनाया गया है। आपके डिफेंस में, बैंकिंग में, गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस, इन सब में से यूज़ किया जाएगा। देन नेक्स्ट है 25 क्यूबिट QPU, ये इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। तो ये आपका क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है 25 क्यूबिट का और ये फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है हमारी कंट्री का। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली जो ये चिप होती है ना, ये किसी भी क्वांटम कंप्यूटर का ब्रेन होती है, सारा काम यहीं से होता है। देखो पहले क्या होता था, आपको अगर याद हो स्कूल में हमने पढ़ा हो कि कोई भी कंप्यूटर नॉर्मल बिट्स लैंग्वेज से चलता था, 0 और 1, आपको स्कूल टाइम से शायद याद हो। अब उसकी बजाय क्यूबिट्स क्या होती हैं, ये अलग अलग देखिए मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। अब उसमें 0 और 1 का काम नहीं होता और ये इनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है देन आपके जो नॉर्मल बिट्स नॉर्मल कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। और देखिए अब हम लोग ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग अगर चिप बनाएंगे तो हम क्वांटम कंप्यूटर्स भी गोइंग फॉरवर्ड बनाएंगे। और क्वांटम कंप्यूटर्स का देखो ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे आप लोगों के चैट जीपीटी और इन सब की कहीं क्वांटम कंप्यूटर्स ही तो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत सारा डेटा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स वो होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है CAR T सेल थेरेपी, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी है। इसका फुल फॉर्म है शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। और देखिए ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि जैसे कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स जैसे कि आपके ब्लड कैंसर्स को ट्रीट करने में हेल्प करेगी। तो ये एक इम्यून सिस्टम थेरेपी है जिसमें पेशेंट के जो अपने इम्यून सेल्स होते हैं ना, जिन्हें हम T सेल्स कहते हैं, तो उनको ब्लड से निकाला जाता है, फिर इन पे जेनेटिकली इंजीनियरिंग की जाती है लैब में कि उनको बेटर बनाया जाएगा, वो जाके लड़ सके अंदर। एंड फिर ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं इनको कैंसर सेल्स
को मारने के लिए दोबारा से इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। एक तरह से ये मानो कि अपने सेल्स अंदर से ही किसी इंसान के निकाले, उन्हें ताकतवर बना दिया, उन्हें एक तरह से हथियार दे दिए कि अब जाओ, इन्फ्यूज़ कर दिया है, अब जाके तुम कैंसर सेल से लड़ो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025। तो ये हर साल नवंबर 7 को मनाया जाता है। सबसे पहले नेशनली ये 2014 में मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। इसमें अवेयरनेस करनी है अबाउट द रिस्क, सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर टू रिड्यूस डिजीज ओवरऑल बर्डन इन दी कंट्री। अब ये नवंबर 7 क्यों चुना गया था? तो ये बर्थ एनिवर्सरी है मैडम मैरी क्यूरी की। तो मैरी क्यूरी हैं, उनको वो 2 टाइम नोबेल लॉरिएट भी रह चुकी हैं। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी जो आपकी बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है उसको डेवलप किया था। एंड थीम है 2025 के लिए यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट इज नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस थर्मल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स इन एसोसिएशन विद निट्रा। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसे हैंडल करती है और इन्होंने कोलैबोरेशन में बनाए हैं विद नित्रा, जो कि आपका नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। तो इसमें इन्होंने क्या 3 आपके बनाए हैं इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स। तो कन्वेक्टिव हीट टेस्टर, रेडिएंट हीट टेस्टर और कॉन्टैक्ट हीट टेस्टर इन्होंने बनाए हैं। सब आपके ISO प्रमाणित है। तो ये जो टेक्सटाइल्स है, देखिए इनका कहाँ यूज़ हो पाएगा। हीट हमने देख लिया, अगर ये हीट रेजिस्टेंट हैं तो फायर फाइटर्स के सूट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बन जाएगी। डिफेंस के लिए भी जहाँ पे एक्सट्रीम हीट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ इन्हें यूज़ किया जा सकता है। चलिए नेशनल टेक्सटाइल मिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का मिशन है एंड इसे इंडिया में लॉन्च किया गया था जिससे हम ग्लोबल लेवल पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स में लीडर बन पाएँ। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। ड्यूरेशन इसका 2020-21 से लेके 25-26 तक का है। आउटले टोटल इसके लिए दिया गया था मिशन के लिए 1480 करोड़ का। अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स आपके होते क्या हैं? तो देखो, जो टेक्सटाइल मटेरियल्स बेसिकली कपड़ा बनाने के लिए, हम कपड़ा अगर अपनी आम भाषा में बोलें, तो जब इसमें कुछ टेक्निकलिटी, टेक्निकल परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, कोई उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए हम कुछ उसके करेक्टरिस्टिक्स बढ़ा देते हैं, जैसे अभी हमने पीछे बात की कि हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा तो वो सब क्या होता है, वही आपके टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहलाते हैं। तो अभी बहुत सारी देखिए रेंज हैं जिसमें ये कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि एग्रोटेक है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए वो अच्छे रहेंगे टेक्सटाइल्स। मेडिटेक है, आपके डॉक्टर्स, आप हम लोग देखते हैं ना कि जो डॉक्टर्स के कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे कि जो ग्लव्स हाथ में पहनते हैं कि वो जल्दी से फटे नहीं, उनको सर्जरीज करनी होती है, तो वो सब क्या है, वो सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ही आता है। 4 की कंपोनेंट्स हैं इस मिशन के, रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, RDI। देखो ये तो ऑब्वियसली टेक्निकल टेक्सटाइल्स बढ़ाने हैं, किसी चीज़ के करेक्टरिस्टिक को बढ़ाना है, तो रिसर्च तो सबसे ज़रूरी है। रिसर्च और डेवलपमेंट में ही आपको पैसा डालना पड़ता है। देन प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। अब रिसर्च तो मैंने कर ली, लेकिन लोगों को अवेयर भी तो करना है ना कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और उसके लिए मार्केट भी तो बनानी है। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन भी इसके अंतर्गत की जाती है कि हम इंडिया में ही नहीं, हम इंडिजिनियसली तो अपने लिए प्रोड्यूस करें, हम ग्लोबली भी एक्सपोर्ट करें। देखो, आपने ना देखा होगा हर मिशन में एक्सपोर्ट का पॉइंट क्यों लाते हैं, इसका ना घूम के मेन चीज़ क्या है, क्योंकि हम लोग ना अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, हम उसे पॉजिटिव करना चाहते हैं। सर्विसेज ऑब्वियसली देखो, सर्विस में हम लोग ना इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग जो अभी भी हमारा गुड्स रिलेटेड सेक्टर है ना, वहाँ पे हमारा इम्पोर्ट बिल इतना हाई है और हम लोग उसको चाहकर भी कम नहीं कर पाते, हर बार नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जाते हैं। उससे क्या है, हमारा खर्चा ही हो रहा है। देन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज IWAI हैंड्स ओवर कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल टू PPP ऑपरेटर, कार्गो ऑपरेशंस कमेंस एट हल्दिया MMT अंडर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। तो जो आपका कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल है, ये बेसिकली आपका इम्पॉर्टेंट कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी बनी है नेशनल वाटरवे 1 जो रिवर गंगा पे लोकेटेड है। और ये जो आपका टर्मिनल है ये सरन डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वहाँ पर लोकेटेड है। किस प्राइवेट ऑपरेटर को ये हैंड ओवर किया गया है? समिट अलायंस पोर्ट इजी गेटवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। और इनका रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या रहेगा? देखो, ऑब्वियसली वो लोग
करेंगे वो लोग, बिल्ड ऑपरेट, आप लोगों ने बॉट मॉडल ये सारे याद है हम लोगों ने पीपीपी में, अगर मेरी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आप फॉलो करते हो तो हमने सारे टाइप के किए थे। अब उसके अंतर्गत याद है रिवेन्यू शेयरिंग भी होती है, सारे हमने मॉडल्स किए थे। अब इनका रिवेन्यू शेयरिंग क्या रहेगा कि IWAI 38.30% ऑफ ग्रॉस रिवेन्यू उनको मिलेगा। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के बारे में अब देख लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि नेशनल वाटरवे 1 पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाई जाए। उसके थ्रू भी देखो ऑब्वियसली अगर कार्गो पानी के थ्रू मूव करेंगे तो वो चीप भी पड़ता है, ज़्यादा भी आप मूवमेंट्स कर सकते हो। तो ये नेशनल वाटरवे 1 पर लोकेटेड है, जो कि आपका गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम है पूरा। एंड ये वाराणसी से जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है टू हल्दिया वेस्ट बंगाल बनाया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 1390 किलोमीटर ये आता है। एंड इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी देखो हमारी सहायता की है, हमें पैसे प्रोवाइड किए हैं। एंड गोल क्या है इसमें कि मिनिमम ये जो पूरा स्ट्रेच है ना, इसमें 3 मीटर की तो डेप्थ आपको हर पॉइंट पे मिले ही मिले, ताकि जो कमर्शियल वेसल्स हैं जो 1500 से 2000 टन तक का सामान लेके जाएंगे वो आराम से सेल कर सकें। देन इससे क्या होगा, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें मिल जाएगा। और कंपोनेंट्स क्या हैं इस जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के, तो मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाने हैं आपके वाराणसी, साहिबगंज, जो भी की लोकेशंस है ना वहाँ पर। मल्टी मॉडल क्या होता है कि आपका वाटरवेज हो गया, रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, सबको कनेक्ट करो कि एक जगह से ना आप कहीं पे भी सामान भेज सको किसी भी साधन से। देन इंटर मॉडल टर्मिनल्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि कालू घाट, गाजीपुर, यहाँ पर बनाए जाएंगे। एंड डेवलपमेंट फेयरवे, अभी हमने जो पीछे बात की कि 3 मीटर्स तक का हमें बनाना है। एंड नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कि एक नेविगेशन लॉक फरक्का बैरेज है आपका, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो ये जो बैरेज है ना, बेसिकली लास्ट पॉइंट बोल दो रिवर का इंडिया में, क्योंकि इसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर नेविगेशन लॉक बनाना है। एंड रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखो हमारे पास ना हम लोग मैप्स यूज़ करते हैं ऑनलाइन, सड़कों का हर चीज़ का है, लेकिन पानी में भी क्या रूट्स रहेंगे उसको भी नेविगेशनल रूट्स वो लोग एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, यानी एक्ट से बनी है, आपके IWAI एक्ट 1985 से इसके अंतर्गत ये बनाई गई है और इस्टेब्लिश हुई थी 27 अक्टूबर 1986 को। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर ये काम करती है अंतर्गत। एंड हेडक्वार्टर इसका नोएडा यूपी में लोकेटेड है। बेसिकली देखो जितने भी इंडिया में इनलैंड वाटरवेज बनेंगे, इस पर बने हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बन रहा है, तो ये सब कुछ पे इनका डेवलपमेंट सारा कुछ यही देख रेख करते हैं। और इसके करंटली जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री विजय कुमार जी। नेक्स्ट इज इंडिया रीअफर्म्स कमिटमेंट टू इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन एट लीडर्स समिट ऑफ UNFCCC COP30 इन बेलेम, ब्राज़ील। तो ये आपकी चल रही है नवंबर 10 से नवंबर 21 तक, काफ़ी दिन लंबी ये रहेगी। एंड इसमें इंडिया ने अभी तक, हम देख लेते हैं कि क्या बातें रखी हैं, हमारे एम्बेसडर ने अभी पार्ट लिया है। तो उन्होंने कहा है कि कॉर्नरस्टोन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस क्या है। देखो अगर आप लोग COPs आपने पिछली देखी होंगी, इवन कि जो लोग ESI की क्लासेस हमारे साथ बिगनर टू बैंकर कोर्स में देखते हैं, हमने वहाँ पे सारी आपकी इंपॉर्टेंट COPs पे डिस्कस करा था। तो उसमें क्या है, उसमें क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में भी बात आई थी कि डेवलप कंट्रीज़ को कितना देना है, कि जैसे लीस्ट डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़, ऑब्वियसली देखो उनके पास पैसा नहीं है क्लाइमेट चेंज से रिकवर करने के लिए या फिर CO2 एमिशंस कम करने के लिए, तो उसी के लिए फ़ंड बनाना है। तो उन्होंने कहा है यही कि क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने ये बात कही है कि इक्विटेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंसेशनल क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स अचीव करने हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी एमिशन रिडक्शंस करने पड़ेंगे, और जो उन्होंने सपोर्ट के लिए कहा था वो सपोर्ट उन्हें जो फाइनेंस के रूप में भी देना है, चाहे एमिशन रिडक्शन के रूप में, अपने जो उन्होंने NDCs यानी कि आपके जो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी उन्होंने नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स लिए थे वो फुलफिल उन्हें करने पड़ेंगे। देखिए क्या है कि
डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ना ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज तो बाद में आई है ना, बाकी कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुरू से थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आई, तो ये माना जाता है कि पॉल्यूशन में ना ज़्यादा रोल उनका रहा है, तो उनके ऊपर ज़्यादा ये कारोबार है कि उनके ऊपर ज़्यादा इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें एमिशन को रिड्यूस करना है। एंड इवन कि ये भी कहा गया कि अफोर्डेबल फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एक्सेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी ज़रूरी हैं अगर आपको क्लाइमेट टारगेट्स मीट करवाने हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के। इसके साथ साथ उन्होंने CBDRRC यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, इस पर भी, इसके प्रिंसिपल्स को भी कहा, जो 1992 रियो समिट में आपके अडॉप्ट किए गए थे, इस पर उन्होंने दोबारा से फोकस लाए हैं। वही सेम बात जो मैंने आपको कही कि इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो पहले उधर आई थी, तो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूँ, डेवलपिंग की करूँ और लीस्ट डेवलप की करूँ। एंड इंडिया ने ये भी कहा कि अभी भी ग्लोबली इस एम्बिशन में इनएडिक्वेट एफर्ट्स आ रहे हैं, कार्बन बजट आपका अभी भी अचीव नहीं हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को लीड इसमें लेनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है अगर हमें क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करना है। इंडिया ने, ब्राज़ील ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू एस्टैब्लिश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, तो उन्होंने कहा है ये बहुत ही अच्छा उनकी तरफ से स्टेप है। देखो हर कंट्री ना देती है, जैसे इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का दिया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलके वो बना, अब ब्राज़ील ने ऐसे ही TFF का दिया है और इंडिया ने वो फैसिलिटी को एज ऑब्जर्वर ज्वाइन भी किया है। Next is Government of India takes significant step to strengthen small scale fisheries cooperatives and FFPOs यानी कि आपके फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन्होंने ना अभी रूल्स नोटिफाई किए हैं नए, सो रूल्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये रूल्स किसने नोटिफाई किए हैं? आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने किए हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं EEZ या फिर आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी ना कंट्री के ना थोड़े से एरिया तक समुंदर का जो है बेस लाइन मानी जाती है कि ठीक है वो कंट्री का हमारा वाटर हो गया या इंडिया का वाटर हो गया। अब उसके बाहर का जो सारा एरिया है ना, सारा पानी है, देखो इतने समुंदर हैं, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, वो सब इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं। लेकिन ना एक माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स तक, जो कि आपका 200 नॉटिकल माइल्स है बेसिकली, आपकी बेस लाइन ख़त्म होने के बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री को एक सॉवरन राइट दे दिया जाता है कि आप उस एरिया में एक्सप्लोरेशन या फिर यूज़ कर सकते हो मैराइन रिसोर्सेज को, यानी कि आप एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हो वाटर से, विंड एनर्जी भी लगा सकते हो। मतलब उनको कह दिया है कि ठीक है वो आपका एक तरह से राइट नहीं है, ये आप उसको अपने एरिया में नहीं गिन सकते, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ रिसोर्सेज को यूज़ करने का हम राइट देते हैं। प्रोविजंस क्या हैं जो FFPOs या फिशर्स के लिए लेकर आए हैं मिनिस्ट्री? तो सबसे पहले प्रायोरिटी फॉर डीप सी फिशिंग ऑपरेशंस, तो नए जो EEZ रूल्स आए हैं वो प्रायोरिटी देते हैं टू फिशरमैन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कि वो डीप सी फिशिंग ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं EEZ एरियाज़ में भी। अब इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो वेसल्स हैं वो डीपर पार्ट्स भी जा सकते हैं जो इंडिया की EEZ है, और वहाँ से ऑब्वियसली उनको बेटर रिसोर्सेज, बेटर फिशरीज अवेलेबल होंगी। देन एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा और वैल्यू चेन को भी। इस रूल में डीप सी फिशिंग अलाउड होगी और इससे क्या होगा कि आपका ऑब्वियसली बेटर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बेटर मिलेगी, तो उससे सी फूड एक्सपोर्ट्स हमारे एनहांस होंगे। एंड इसके साथ साथ मदर एंड चाइल्ड वेसल कॉन्सेप्ट का भी इंट्रोडक्शन किया गया है बेसिकली आपके आइलैंड रीजन्स के लिए। इसमें इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि आपकी मिड सी ट्रांसशिपमेंट, तो एक अगर मेन शिप है ना उसमें से छोटी छोटी शिप्स भी जाकर वो फिशरीज आपकी पकड़ के ला सकती है, तो मिड सी वो लोग ट्रांसशिपमेंट कर सकते हैं, उससे भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपका हाई क्वालिटी शिप लाइक टूना का। देन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड कैपेसिटी सपोर्ट, तो देखो यही नहीं है कि उन्होंने रूल्स ईज किए हैं, वो लोग सपोर्ट भी देंगे। फाइनेंशियल अफोर्डेबल क्रेडिट अवेलेबल होगा अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड योर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एंड ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट्स होंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स किए जाएंगे।
अब सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन को भी देखिए ध्यान में रखा गया है इन EEZ रूल्स में। तो हार्मफुल प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया गया है कि आप LED लाइट फिशिंग नहीं कर सकते, पेयर ट्रॉलिंग नहीं कर सकते, बुल ट्रॉलिंग नहीं कर सकते, जिससे मैरीन इकोसिस्टम बचा आपका रहे। एंड बायोडाइवर्सिटी को भी उस एरिया के कंजर्व करने के लिए उन्होंने मिनिमम लीगल साइज कहा है फॉर फिश स्पीशीज विल बी प्रिस्क्राइब्ड, जो आप पकड़ सकते हो। ये ना हो कि जो फिशेज एक्चुअली में थ्रेटेंड हो वो ही पकड़ के ला रहे हो। देन ऑल्टरनेट लाइवलीहुड्स, यानी कि और भी देखिए सी केज फार्मिंग, सीवीड कल्टीवेशन, इसके साथ वो और भी चीज़ों में सिखाएंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि इसके साथ साथ आप और भी ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स को अडॉप्ट करिए। उससे क्या होगा, आपकी इनकम ही बढ़ेगी। चलिए आपके लिए RBI ग्रेड बी प्रेपरेशन के लिए 2026 के लिए बेस्ट कोर्स बिगनर टू बैंकर उन्होंने 2026 के लिए स्टार्ट कर दी हैं क्लासेस। आपको फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू तीनों लेवल्स की प्रिपरेशन एक ही जगह पे हो जाएगा। इधर उधर नहीं घूमना है, जैसे कि होता है कि कोर्सेज ही एक अगर आप किसी से लेते हैं तो आपको 2-3 कोर्सेज ही परचेज करने पड़ जाते हैं, रिसोर्सेज इधर उधर देखता है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, क्लासेस में मिल जाएंगी, प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी, 1-on-1 मेंटरिंग सेशन भी मिल जाता है। तो इसे लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। इसके साथ साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट RBI स्टार्टर किट अवेलेबल है, कि बिल्कुल आपको वो भी बना कर दे रहे हैं कि आपको शुरू कैसे करना है, पाथ क्या होना चाहिए आपका, वो भी आपको इजीली अवेलेबल है। इधर उधर कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी बिल्कुल मैं अपनी क्लास में अगर बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो टनल विजन ना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था। तो क्या होता है कि इसके लिए ना टनल विजन चाहिए कि बिल्कुल आप फोकस्ड रहो, आपका सिलेबस क्या है, आप एक ही जगह देखो, फोकस्ड रह के चलोगे तो एग्ज़ाम क्लियर करने के आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इधर उधर 10-15 जगह भागोगे नहीं कुछ होगा। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी।